हेलो बच्चों। आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर वन बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का आपका 3 से 4 नंबर तक की वेटेज का आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो इसमें हमने जितनी भी पढ़ाई करी थी वो सारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में लेकर चलता हूँ। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अब पहला मुद्दा यहाँ पर यह आया था कि गुड्स क्या। तो गुड्स को बच्चों हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। एक को बोलते हैं हम इकोनॉमिक गुड्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब क्या? इकोनॉमिक गुड्स होते हैं विच कमांड प्राइस, यानी कि कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी वस्तु या सर्विस जिसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है उसको हम इकोनॉमिक गुड कह सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ता, जैसे सनशाइन या रेनफॉल। इनको हम नॉन इकोनॉमिक गुड या सर्विस कह सकते हैं। तो हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले गुड्स को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स के माध्यम से सेग्रीगेट करते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर 4 टर्म्स का जिक्र किया जाता है मेनली। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है सर्विस होल्डर और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। अब ये लोग कौन है? कंज्यूमर पर ध्यान देना। कंज्यूमर बच्चों हमने लिखा था एक ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है। जैसे आप सुबह सुबह ब्रेड खरीदते हो तो आप इसका मतलब गुड कंज्यूम कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो। या आपने अगर किसी टीचर की या डॉक्टर की सर्विस ली तो भी आप कंज्यूमर हो। तो गुड या सर्विस कंज्यूम करने वाले को कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है वो व्यक्ति जिसने वो ब्रेड बनाई थी। आपने सुबह ब्रेड खरीदी थी, आप कंज्यूमर हो, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति को कहते हैं प्रोड्यूसर। तीसरा सर्विस होल्डर। अब सर्विस होल्डर कौन होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा या मम्मी सुबह जॉब करने जाते होंगे, काम करने जाते होंगे। तो पढ़िए, ए पर्सन हु इज़ इन अ जॉब टू अर्न वेजेस या सैलरी। तो जो भी व्यक्ति नौकरी करने जाता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं सर्विस होल्डर कहते हैं। अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने अगर किसी टीचर की सर्विस ली या आपने किसी डॉक्टर की सर्विस ली तो आप तो कंज्यूमर हो, लेकिन वो सर्विस देने वाला व्यक्ति कौन है उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो ये 4 टर्म्स भी हमने लिखे थे, 1 नंबर में हमसे पूछ लेता है कि कौन है क्या। उसके बाद एक्टिविटीज़ के बारे में हमने जिक्र करा था कि भाई एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियाँ। तो इंसान की गतिविधियों को हमने 2 तरह से कैटेगराइज कर लिया था। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बड़े ध्यान से सुनना, इनके सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आप पैसा कमाने यानी अर्न अ लिविंग के लिए करते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, आप अपने मनोरंजन में कर रहे हो, किसी भी रीज़न से कर रहे हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी उनको हमने डिफाइन करा था क्या क्या हो सकती हैं। उसमें हमने 5 चीज़ें कवर करी थी मेनली। एक तो होता है प्रोडक्शन, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन का मतलब है कि जब कोई प्रोड्यूसर गुड बनाता है या सर्विस बनाता है। दूसरा है कंजम्पशन, यानी कि आप कोई गुड खरीदते हो या कोई सर्विस खरीदते हो, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है किसी कैपिटल गुड में, उसने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चौथा है एक्सचेंज, जो हम बाज़ार में आमतौर पे देखने को करते हैं, मिलते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, बायर ने खरीदा, सेलर ने बेचा, तो इस एक्सचेंज की प्रक्रिया को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब गुड्स बनाने वाले लोग जिन्होंने मेहनत करी प्रोडक्शन में, हम उनके मेहनत के बदले में उन्हें कुछ देते हैं, उन्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हालांकि डिटेल में क्लास 12th में है, तो इतनी ही कहानी आपके लिए काफ़ी है। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं मेनली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि जैसे हमें प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर 4 चीज़ें चाहिए। तो हम लैंड के बदले में रेंट देते हैं, लेबर के बदले में वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर के बदले में उसको प्रॉफिट देते हैं। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी कह सकते हैं। तो ये सब होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? सामाजिक।
सोशल एक्टिविटीज़, आप किसी शादी पे गए हो, पिकनिक पे गए हो। दूसरी रिलीजियस, आर्थिक एक्टिविटी, आप सुबह मंदिर गए हो, आप पूजा करते हैं, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तीसरा चैरिटेबल, आप कोई चैरिटी करते हो, आप डोनेशन देते हो, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। या पेरेंटल एक्टिविटीज़, आपके पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं, अफेक्शन शो करते हैं, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ हैं। तो एक्टिविटियाँ हमारी दो तरह से इस तरह से क्लासीफाई हो गए और ये हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बच्चों हमने करा था वो मोर ऑफ अ रट्टाफिकेशन है। आप MCQ टाइप क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स या 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए उसको बस कीवर्ड्स के साथ रट लेना। बेसिकली इकोनॉमिक्स की अलग अलग लोगों ने, ऑथर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस दी थी। अब वो डेफिनेशन एग्जैक्टली तो रटना मुश्किल काम है क्योंकि वो अपनी पुरानी लैंग्वेज है, टिपिकल वर्ड्स हैं, लेकिन कीवर्ड्स आप ध्यान रखना और किस कीवर्ड से कौन सा ऑथर लिंक हो रहा है इस पर फोकस करना। जैसे सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन। अब ये सबसे पुराने ऑथर थे, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ साहब। इन्होंने 1776 में किताब भी लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनका फोकस जो था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में वो था वेल्थ पर। तो वेल्थ की वर्ड याद रखना, वेल्थ की डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति का नाम था एडम स्मिथ। दूसरा था एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि वेल्थ की डेफिनेशन बेकार है, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। मटीरियल वेल बीइंग, मतलब कि हमें लोगों की भलाई के बारे में सोचना है, तो इनका कीवर्ड था वेलफेयर, है ना। वेलफेयर मतलब कि हमें सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो ये थे हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब, जिनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में लिखा था। बाकी इसके बाद तीसरे ऑथर थे रॉबिन्स। रॉबिन्स ने मार्शल का भी क्रिटिसिज्म करा और उनका कहना था कि मेरी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो रिलेट करेगी वो करेगी स्केरसिटी पर, और जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट पढ़ते भी हैं। तो रॉबिन्स का कीवर्ड था स्केरसिटी। इनकी किताब का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में आई थी। तो ये बातें बस आपको डेटा की तरह याद रखनी है। बाकी इनकी परिभाषा में 3 मेन एस्पेक्ट्स थे जो हम माइक्रो में कवर कर चुके हैं। पहला, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, यानी जिन्हें एंड्स बोलते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिन्हें हम मीन्स बोलते हैं। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो वही 3 बातें बेसिकली रॉबिन्स भाई ने कही थी। और इनकी डेफिनेशन का एक बेसिक क्रिटिसिज्म ये था कि ये न्यूट्रल थी बिटवीन एंड्स, यानी कि ये प्रायोरिटाइज जो हम करना चाहते हैं, मतलब कि एंड्स का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखो तो लिखा है ह्यूमन वांट्स, तो हम ह्यूमन वांट्स के बीच में मतलब न्यूट्रलाइज रहते हैं, यानी कि हम सबको नहीं पूरा कर पाते, तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई किसको पूरा करें किसको ना करें। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। तो ये स्कैरसिटी की परिभाषा देने वाले थे रॉबिन्स। बाकी रॉबिन्स की परिभाषा जो थी उसको पॉजिटिव माना जाता है, नॉर्मेटिव नहीं। पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है। पॉजिटिव जो होता है वो फैक्ट बताता है, नॉर्मेटिव एक ओपिनियन बताता है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद थे अगले ऑथर पॉल ए सैमुएल्सन। तो ये काफ़ी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे क्योंकि इनकी परिभाषा जो थी वो थी ग्रोथ से रिलेटेड, यानी इनका कीवर्ड था ग्रोथ। और इनकी डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें मार्शल और रॉबिन्स दोनों के ही एलिमेंट्स को जोड़ा गया था। तो ये इनकी खासियत थी। तो इस डेफिनेशन को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव माना गया क्योंकि ये काफ़ी लेटेस्ट डेफिनेशन थी, पॉल ए सैमुएल्सन, नाम याद रखना है। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे डेफिनेशन। फिर हमने इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में कुछ आपके साथ लिखा था, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज़ बताई थी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है और दूसरा इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। साइंस किसे बोलते हैं? साइंस का मतलब होता है जहाँ पर कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो। और आर्ट किसे बोलते हैं? आर्ट का मतलब होता है कला, है ना, कि आपके पास एक कला है, आपके पास एक आर्ट है। तो अब इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नॉर्मेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोबारा बता देता हूँ, माइक्रो में भी आएगा। पॉजिटिव मतलब जो फैक्ट्स बताता है, और नॉर्मेटिव मतलब जो थोड़ा सजेशंस देता है, ओपिनियंस देता है। जैसे मान लो मैंने एक फैक्ट बताया कि भाई मैंने ताली बजाई, तो ये पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर मैं इसी को एक ओपिनियन की तरफ कुछ कह दूं कि मुझे ताली नहीं बजानी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव हो जाता है। तो ये मतलब होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का। बाकी जब हम इसको साइंस कहते हैं तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं, इसमें साइंटिफिक लॉज होते हैं और हम उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स एक साइंस है। लेकिन अगर आप आर्ट की तरफ देखो कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, यानी कि
ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज का। अब देखो, मान लो सबके हाथ में एक तलवार दे दी जाए और बोले जाओ चलाओ इसको, तो तलवार हर कोई नहीं चला सकता, उसके लिए कला है। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना एक कला है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इट इज़ एन आर्ट। तो हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं नॉलेज की, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट के तौर पर भी देखा जाता है। बाकी इसमें फिर एक और टॉपिक जो डिफरेंस के फॉर्म में हमसे पूछ लेता है वो है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम माइक्रो में भी वैसे पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक बता देता हूँ आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई मेन टूल्स के सहायता से पढ़ते हैं, और इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पूरी इकोनॉमी का एज अ होल हम स्टडी करते हैं, जिसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और जिसको हम दूसरे नाम से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी आपसे एक डिफरेंस पूछ सकता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब आ जाते हैं हम थोड़े चैप्टर के मेन पार्ट पर। अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन अगर आप पूछे तो आप जो नोट्स में लिखवाई थी वो लिखना, मेनली की जो सेकंड वाली है कि टर्म स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि इट इज़ सिनोनिम्स विद कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेटा एंड ड्राइंग रेलिवेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। लेकिन हाँ, स्टडी पर्पज से हम स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में कवर करते हैं। एक को बोलते हैं सिंगुलर सेंस और एक को बोलते हैं प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब होता है जब हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन सिंगुलर सेंस का मतलब होता है जब हम मेथड्स की बात करते हैं, तरीके, है ना। तो ये हम आगे भी कवर करेंगे। तो देखो, बाकी स्टैटिस्टिक्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है। एक डेटा होता है, उस डेटा को हम पहले कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं पहले प्लूरल सेंस की बात करूं, प्लूरल सेंस का मतलब होता है कि जहां पर हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं, जानकारी की बात कर रहे हैं। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। अब मान लो मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि 1000 रुपये इज़ द पॉकेट मनी ऑफ मानस, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे आपको 2-3 बातें और बतानी पड़ेंगी। जब खूब सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि एग्रीगेट हो जाते हैं, तब कुछ स्टैटिस्टिक्स बन सकता है कि भाई 800 रुपये राजू की सैलरी है, 600 रुपये पूजा की पॉकेट मनी है। तो मतलब बहुत सारे फैक्ट्स का समूह होता है स्टैटिस्टिक्स। दूसरा फीचर, स्टैटिस्टिक्स आर affected to a marked extent by multiplicity of causes। इसका मतलब होता है कि किसी भी एक स्टैटिस्टिक्स के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5000 रुपये। अब इस स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि आपने कितना कूलर चलाया, कितना एसी चलाया, गर्मी ज़्यादा थी, सर्दियाँ ज़्यादा थी, या जो भी रीजंस हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तीसरा तो आपको पता ही है कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, तो इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं। और चौथा ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स को एन्यूमरेट भी कर सकते हैं या एस्टीमेट भी कर सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है? एन्यूमरेट करने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम बिल्कुल डेटा हर बच्चे से, हर मतलब अपने इन्फॉर्मेंट से पूछते हैं और कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। और एस्टीमेटेड का मतलब होता है कि कई बार अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया है, हम सबसे नहीं पूछ सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सैंपल का सहारा ले लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन का सहारा ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो दो तरीक़ों से हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का फीचर था कि ये सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होता है, ऑब्वियसली सबसे एक तरीके से पूछा जाएगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का हमारा एक प्री डिटरमाइंड पर्पज़ होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम ये काम करेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनका आपस में रिलेशन भी होता है एक दूसरे से, जो हम देखते भी हैं। तो बेसिकली प्लूरल सेंस में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप कोई भी 3 या 4 लिख देना, एग्जाम में आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछता। अब आता है स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है जब हम मेथड्स की बात करते हैं, तरीके की बात करते हैं, जो आपके आगे चल के चैप्टर्स भी बनते हैं, देखो सारे के सारे। इसमें क्या आता है, हम 5 स्टेजेस में स्टैटिस्टिक्स को कवर करते हैं। पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बेसिकली यही हमारा स्टैटिस्टिक्स का वैसा भी कोर्स है। हम डेटा को कलेक्शन तो चलो हमें मिल जाता है, ऑर्गेनाइज भी करेंगे,
टैली मार्क्स बनाते हैं अगले चैप्टर में। उसके बाद प्रेजेंट भी करते हैं, टैबुलर, डायग्रामेटिक। उसके बाद हम एनालिसिस भी करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है उससे जो भी फाइनल आंसर आया, कंक्लूजन आया, वो मिल जाता है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बच्चों हमसे पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 नंबर तक के। वो पूछ सकता है स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या है। तो आप बताना, जो मैंने सारे लिखवाए थे आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ, कि ये कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजी बना देता है, पहला। दूसरा, ये फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है एक डेफिनेट फॉर्म में, मतलब कि सही तरीके से बताता है। जैसे कि भाई इन्फ्लेशन के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्ट फिगर बताएगा कि भाई देखो इन्फ्लेशन 7% है। तो ये बिल्कुल डेटा को एग्जैक्ट डेफिनेट फॉर्म में बताता है। बाकी स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप कंपैरिजन कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स अलग अलग रिलेशंस की स्टडी करता है, जैसे डिमांड या प्राइस, सप्लाई और प्राइस। स्टैटिस्टिक्स अलग अलग पॉलिसियां बनाने में मदद करता है, सरकार की भी। और स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, भविष्य का कुछ अनुमान अगर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की फंक्शंस की खूबसूरती होती है। फिर आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी आप इंपॉर्टेंस की तरह ही मतलब फंक्शन से ही थोड़ा थोड़ा मिलाकर लिख सकते हो, लेकिन इसमें 4 रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के साथ क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी यूज़ होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। अब सरकार देश के बारे में प्लानिंग करती है, तो पता है आपको सरकार भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ करती है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, मतलब जनसंख्या क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है। तीसरा, बिजनेस प्लानिंग। बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ करते हैं कि अच्छा हमारे ग्राहक कितने हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड का डेटा क्या है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और सरकार, देखो सरकार भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है। कई बार आप देखेंगे अगर टैक्स की कलेक्शन की बात हो, जीएसटी की बात हो, तो सरकार ये सब डेटाज यूज़ करती है और लोगों को बताती भी है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब इम्पॉर्टेंस सभी के साथ, सभी के लिए है। तो यही बातें हमने यहाँ पर देखो आपको अलग अलग लिखवाई दी। किसी के बारे में भी आपसे एग्जाम में अगर पूछे तो आप ये बातें लिख सकते हो। तो देखो इकोनॉमिक्स के साथ हो गया स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि सरकार जो है वो मतलब खासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने देश को प्लान करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ करते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्लानिंग, डिमांड कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट की, बहुत सारे बिजनेसेस इस डेटा को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में सरकार जैसे पॉलिसियाँ बनाती है, टैक्स से रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड, तो सरकार भी स्टैटिस्टिक्स को बहुत यूज़ करती है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ कई साल पहले, तो सरकार ने भी उन डेटा का यूज़ करा, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करा। तो ये मतलब आपके लिए पूछ सकता है इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, फिर एक और टॉपिक था जो हमने कवर करा था, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं, इनमें खामियां क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन आपको लिखवाए थे कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करता, आप कितने ऑनेस्ट हो, तो अब इसका कोई डेटा नहीं बनाएगा वो, है ना, मुश्किल काम है। या फिर ये इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करता। मान लो मैंने कहा राजू की इनकम है 1000, तो अब इससे कुछ नहीं होगा, मुझे 4-5 फैक्ट्स चाहिए तब वो कुछ स्टैटिस्टिक्स बनेगा। इसी तरह इसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी होती है कभी कभी। अब वो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। लेट से कि एक घर की इनकम है 50,000, एक घर की है 80, एक घर की है 20, तो तीनों के एवरेज मिलाकर तो आ गया 50। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हर घर 50,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड घर बहुत अमीर है और थर्ड घर बहुत गरीब है। तो स्टैटिस्टिकल आंसर्स जो होते हैं उनमें कई बार मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। बाकी स्टैटिस्टिक्स को हम मिसयूज़ कर सकते हैं, वही मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से करते हैं लोग। और स्टैटिस्टिक्स में एक और ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी अपने आप में एक बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। बाकी स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो होमोजीनस होना चाहिए, ये इसका आखिरी लिमिटेशन है। इसका मतलब कि सारे यूनिट सेम होने चाहिए। अब मान लो मैंने राइस का प्रोडक्शन तो केजी में लिख रखा है, मिल्क का प्रोडक्शन लीटर्स में लिख रखा है, और मैं चला हूँ इनके बीच में कुछ कंपैरिजन करने, तो वहाँ पर फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेगा। डेटा बिल्कुल होमोजीनस होगा तभी हम स्टैटिस्टिक्स बना पाते हैं। तो ये मतलब आपके इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स थे और इन पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 अच्छे से याद आ गया हो। कोई भी पॉइंट आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप मेन वीडियो से भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है।
और रिवीजन के लिए हालांकि आप बस इतनी ही बातों को ध्यान रखना, जब भी एग्जाम के लिए पढ़ना हो मेन पॉइंट्स याद कर लेना, अंदर की इसकी स्टोरी में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा फैंसी नहीं लिखना। बच्चों आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर करवाऊंगा स्टैटिस्टिक्स का रिवाइज पूरा का पूरा, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं, जो हमने सबसे पहला पॉइंट कवर करा था कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। अब देखो इंक्वायरी का मतलब क्या है, पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, लेकिन बस यहाँ पर क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है तो टर्म बन गई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटर किसे कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर का मतलब है जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेट करता है। रेस्पोंडेंट किसे कहते हैं, जिससे हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे हम सारी पूछताछ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे के बारे में मैं थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा। ये एक तरीका होता है बच्चों डेटा कलेक्ट करने का। तो देखो बच्चों हमने सबसे पहले कवर करा था सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कि हमारे पास डेटा कहाँ से आता है ना, इसको हम बोलते हैं सोर्सेज, स्रोत। तो हमने लिखा था कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल सोर्स, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंटरनल सोर्स मतलब कि मान लो जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ रोज़ अकाउंटिंग होती है, काम होता है, हमारे दफ्तर के अंदर जो मुलाजिम बैठे हैं, जो हमारा अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, वो हमें एक रिपोर्ट बना कर देते हैं कि सर आज ये हुआ, ये पैसे आए, ये खर्चा हुआ। तो ये हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हो गया ये एक इंटरनल डेटा है। लेकिन एक्सटर्नल डेटा मतलब होता है जब हम कोई आउटसाइड एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम किसी और से डेटा लेते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं जनरेट होता भाई इस तरह की कहानी। तो मान लो मुझे नोएडा के स्कूल्स का कोई डेटा कलेक्ट करना हो कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने बोल दिया भाई जाओ पता करके आओ, या किसी से रिपोर्ट मिले तो निकालो। तो ये एक्सटर्नल डेटा है। अब एक्सटर्नल डेटा के दो सोर्स हो सकते हैं बच्चों, जिसको हम नाम से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कह देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। तो देखो प्राइमरी मतलब पहला, फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी मतलब दूसरा, सेकेंड हैंड, सिंपल। तो देखो ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता। टाइम की बात करें तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि पहली बार हो रहा है। सेकेंडरी डेटा तो बना बनाया है, इसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। कॉस्ट की बात करें तो प्राइमरी डेटा बड़ा महंगा है, पहली बार ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं डेटा कलेक्ट करने में, तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। सेकेंडरी डेटा तो इतनी बार पहले लोग ले चुके हैं तो इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सूटेबिलिटी की बात करें तो कब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो देखो प्राइमरी डेटा तब रिलायबल है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए जो मुझे पता है कि यार ये तो बहुत ज़रूरी काम है, तो इस पे मैं किसी और पे रिलाई नहीं कर सकता, तो मैं खुद जाकर डेटा कलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर ठीक है मुझे कोई ऐसी नॉर्मल सा डेटा चाहिए, ज़्यादा कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, तो सेकेंडरी डेटा भी चल जाएगा। तो ये मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस है मेन और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हमारा चैप्टर था बच्चों मेन वो था कलेक्शन पर, कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके दो हमारे पॉइंट्स थे, एक थे प्राइमरी के और एक थे सेकेंडरी के। प्राइमरी में हम आगे कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इतने सारे तरीके होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू, पर इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये तो इंटरव्यू के अंदर आएंगे। फिर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मेल्ड क्वेश्चनेयर या क्वेश्चनेयर जो एन्यूमरेटर फिल करवाते हैं, ये सब। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हम कुछ खुद एफर्ट नहीं डाल रहे, जो पहले से छपे छपाए या बने बनाए। उसमें होते हैं कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज, वो सरकार के भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट मैगजीन्स भी हो सकती हैं, कुछ सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या कुछ अलग अलग कमेटी रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। और कुछ तो होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है, पता चला है, यानी कि कहीं पर पब्लिश नहीं है लेकिन ऐसी एक इनफॉर्मल तरीके से कहीं से पता चल रहा है। तो खैर सेकेंडरी हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी के जितने थे उसको एक बार हम जरूर गो थ्रू करते हैं, आपको क्या क्या करवाए थे। देखो सबसे पहला था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें हम कब करते हैं, मान लो कहीं बाढ़ आ गई तो हम सीधा जाके उनसे सवाल करते हैं, भाई बताइए क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको, क्या दिक्कत हो गई, ये है वो है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हम ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हर आदमी के हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं। लेकिन इसमें डीमेरिट ये होता है कि आप ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाओगे,
टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा और खर्चा भी इसमें आपको ज़्यादा आएगा। बाकी पर्सनल बायस होने की भी इसमें संभावना है, क्योंकि अगर मान लो आपका कोई दोस्त है तो आप उससे अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई आपको लग रहा है कि ये ढंग से आंसर नहीं दे रहा तो हो सकता है आप थोड़ा सा बायस हो जाओ, तो इसमें ये डीमेरिट होने की संभावना होती है। अब दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तब होता है जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया। अब रेल एक्सीडेंट हो गया, उसमें मान लो भगवान न करे 4 लोग मर गए, तो अब उनसे तो जाके पूछोगे नहीं आप भाई साहब कैसे मरे, आप ट्रेन कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो फिर हमें इनडायरेक्ट इंटरव्यू करना पड़ता है, जो आसपास दूसरे लोग थे उनसे पूछना पड़ता है। अब ऐसे में क्या प्रिकॉशन हमें लेने पड़ते हैं, तो प्रिकॉशन ये है इनडायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर जो आपको लिखवाया था कि इन्फॉर्मेंट बायस नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसको फैक्ट्स पता हो, तीसरी चीज़ वो मतलब आंसर करने के लिए कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि आपके रेल एक्सीडेंट हुआ, बाजू में 2 साल के बच्चे के पास पहुंच के पूछ रहे हो भैया बताना क्या हुआ, तो वो कैपेबल ही नहीं है। बाकी इनडायरेक्ट इंटरव्यू में आपको लिखवाया था फ़ायदा क्या है, आप थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर कर पाओगे, इसके अंदर आपका बायस थोड़ा सा कम रहेगा और इसमें आपको मेहनत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। लेकिन हाँ, डीमेरिट ये है कि डेटा ओरिजिनल नहीं होगा, थोड़ी सी ओरिजिनलिटी की कमी होगी और एक्यूरेसी की कमी होगी, क्योंकि हम किसी और से पूछ रहे हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इंटरव्यू। तीसरा होता है जी टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो तो बहुत सिंपल है, टेलीफोन पे पूछ लेते हैं, हेलो बताओ, नाम बताओ, ये है वो है। तो आमतौर पे ये इंटरव्यूज़ के अंदर चलता है जब हम जॉब इंटरव्यू देते हैं। तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी और ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हो। और इसमें कई बार कुछ लोग जो फेस टू फेस आंसर देने से घबराते हैं, फ़ोन पे तो वो भी हाँ हाँ सर बताओ आंसर दे देते हैं, तो ये थोड़ा फ़ायदा है। लेकिन डीमेरिट इसके अंदर ये होता है कि जिनके पास फ़ोन नहीं है वो बेचारे छूट गए, और फ़ोन पे आप रिएक्शन नहीं देख पाते कि सामने वाला क्या है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो आंखों में देख के कई बार पता लग जाता है, उसके रिएक्शंस नोट हो जाते हैं। लेकिन फ़ोन पे रिएक्शन नहीं नोट होंगे, तो फ़ोन पे खाली आवाज़ सुन के आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, तो ये इसका डीमेरिट हो जाता है। फिर होता है कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो आपने न्यूज़ चैनल्स तो देखे ही होंगे, उनके अलग अलग संवाददाता जो होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो अलग अलग शहरों से जानकारी जुटाकर एक जगह न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ टीम को देते हैं और वो आपको बता देता है। तो यही बस कहानी है कि अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं और वो हमको सारी जानकारी दे देते हैं। तो इस मेथड से थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि इसमें हम ज़्यादा एरिया कम समय में और कम खर्चे में कवर कर पाते हैं और हमें इस पर रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट मिलते रहते हैं और मतलब आपको कॉरेस्पॉन्डेंट डे टू डे की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन डीमेरिट वही है, अगेन सेम, कि ओरिजिनलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, एक्यूरेसी थोड़ा सा कम रहेगी क्योंकि हम किसी और से पूछ रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी ट्रेनिंग देने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी थोड़ा सा एक डीमेरिट हो जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। 5वां आपको करवाया था मेल्ड क्वेश्चनेयर, कि भाई आपके ईमेल पे क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी कि ये लो और भर के दे दो। तो फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही सस्ता है, इसमें तो कोई एक तरह से खर्चा ही नहीं है, डाटा आपको ओरिजिनल मिलेगा, बायस इसमें कोई होगा नहीं, एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें इन्फॉर्मेंट का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, वो ईमेल कम से कम खोल सके, चेक कर सके, भर सके। दूसरा ये कि नॉन रिस्पॉन्सेज बहुत होते हैं, ईमेल आजकल कौन चेक करता है, कौन क्वेश्चनेयर ईमेल पे भर रहा है, बहुत कम। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक रहता है। छठा था कि फिर सर क्वेश्चनेयर आप इन्फॉर्मेंट्स के साथ ही भेज दो, एन्यूमरेटर्स के साथ, सॉरी कि सर एन्यूमरेटर को भेज दिया जो बैठ के क्वेश्चनेयर भरवाता रहेगा, तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपका थोड़ा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, बायस फ्री रहेगा, एरिया भी आप ज़्यादा कवर कर पाओगे, और जिन लोगों को शायद ईमेल पढ़ना ना आता हो उनसे भी मतलब फॉर्म भरवाया जा सकता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और एन्यूमरेटर का ट्रेंड होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर पता चला उसको भरवाना ही नहीं आता। तो देख रहे हो आप, हर मेथड के एग्ज़ाम में आपसे फ़ायदे या नुकसान पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छे से सुना है या पीछे जाके सुन लिया है, दोबारा से देख लेना कमेंट के चक्कर में। आप मुझे इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का एक लिमिटेशन कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चनेयर कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके मेन पॉइंट्स याद रखना, बस हमने लिख रखे हैं सब कुछ। पहले तो कवरिंग लेटर बनाओ कि भैया क्या है क्वेश्चनर, किस बात को लेकर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें लिमिटेड होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं, क्वेश्चन सिंपल हो, क्लियर हो, लॉजिकली अरेंज हो। ऐसा नहीं कि पहले पूछ लिया कि आपके बच्चे हैं
और अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या आपकी शादी हुई है, तो ये गलत लॉजिक हो गया, अरेंज नहीं हुआ ऑर्डर। इंस्ट्रक्शंस भी देने चाहिए, क्वेश्चन कोशिश करो MCQ के हों, ओपन क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ओपन मतलब कि जिसमें कुछ फिक्स आंसर देने की संभावना कम है ना, तो वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ओपन क्वेश्चन मतलब कुछ भी हो सकते हैं कि भाई आपने मान लो लास्ट मूवी कौन सी देखी, अब ये पूछ लिया, तो अब इसमें 100 लोगों के 100 आंसर्स हो सकते हैं, या तो उसके ऑप्शन दो कि भाई ये या नन, तो ठीक है, तो रुक जाएगा। ओपन ना हो क्वेश्चन, बाकी लीडिंग क्वेश्चन ना हो, अट्रैक्टिव कोशिश करो कि आपका अच्छा हो, लेआउट अच्छा हो, और क्रॉस चेक कर लो, एक जगह पूछ ली एज कितनी है और बाद में डेट ऑफ बर्थ भरवा लो, तो थोड़ा सा मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। अब एक और टॉपिक बच्चों हमने करा था, वो बड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट है, सेंसस और सैम्पलिंग में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, सेंसस का मतलब है कि लेट से इस पूरे यूनिवर्स में 8 लोग हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो जब मैं 8 के 8 को सेलेक्ट करता हूँ दैट इज सेंसस, लेकिन जब 8 में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ 5 को, दैट इज सैम्पलिंग। सिंपल। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, दोनों का अपना डिफरेंस है। अगर हम कवरेज की बात करें तो सेंसस में ज़्यादा है, सैंपल सर्वे में कम है। आइटम्स की बात करें तो सेंसस करना तब सही है जब आइटम्स अलग अलग प्रकार के हैं, हीट्रोजीनियस, लेकिन अगर आइटम सारे एक जैसे हैं, होमोजीनियस, तो सैंपल सर्वे सही है। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करूं तो सेंसस करना ज़्यादा महंगा है और सैंपल सस्ता। रिलायबिलिटी की बात करूं तो सेंसस ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि सब कवर हो रहे हैं। एक्यूरेसी की बात करूं तो सेंसस ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि सब कवर हो रहे हैं। सूटेबिलिटी की बात करूं तो सेंसस करना तब सही है जब आपका एरिया थोड़ा स्मॉल है, कम एरिया के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है जहाँ पर आप सबको सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर सैंपल करना सही है। और वेरिफिकेशन की अगर बात करूँ तो वेरिफिकेशन सेंसस में करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोबारा से बैठ के सारा डेटा रीवेरीफाई करना नामुमकिन सा है, लेकिन सैंपल को वेरीफाई करना थोड़ा सा ईजी है। तो ये बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसस और सैम्पलिंग के डिफरेंस का। अब इसी पे बनता है कि भैया सैम्पलिंग के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो देखो, हमने सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके आपको पढ़ाए थे। क्या हैं वो तरीके, देखते हैं। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है जिसमें हर किसी का चांस बराबर है सेलेक्ट होने का, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब हमने थोड़ा सा बायस डाल दिया कि सबका चांस बराबर नहीं है सेलेक्ट होने का। तो रैंडम सैम्पलिंग में एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सब पढ़ेंगे। और बाकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी 3 प्रकार की होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 7 तरह की सैम्पलिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो है कि भैया बहुत सारे आइटमों में से किसी भी एक को हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल है लॉटरी सिस्टम, पर्ची सिस्टम जो आपने देख रखा है। तो इसमें बायस नहीं होता, इकोनॉमिकल है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बहुत बड़ा हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना, एरिया ज़्यादा हो तो मुश्किल है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने यूनिवर्स को, वो देखो, अलग अलग स्ट्रेटाज में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लो हमारे यूनिवर्स में कुछ हैं गोल गोल गोल, कुछ हैं ट्रायंगल ट्रायंगल, कुछ है हार्ट्स। तो मैंने गोल 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 को अलग स्ट्रेटा बना दिया, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप, ट्रायंगल्स को अलग स्ट्रेटा बना दिया और हार्ट्स को अलग स्ट्रेटा बना दिया, और हर स्ट्रेटा में से देखो 2-2 आइटम सेलेक्ट कर लिए। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपके ज़्यादा सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे क्योंकि आपने हर स्ट्रेटा में से 2-2 लोगों को सेलेक्ट करा है, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बायस हो सकता है ना। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में आता है कि भाई इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तीसरी होती है सिस्टमैटिक या कासी रैंडम सैम्पलिंग। इसमें तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं, एवरी मान लो 3rd आइटम या एवरी 6th आइटम या एवरी 10th आइटम, तो बस नंबर वाइज शुरू करते हैं। तो हर 5वें बच्चे को सेलेक्ट कर लिया, एवरी 5th, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे एवरी। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का टाइप हो गया। फ़ायदा ये है कि बहुत क्विक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, ये इसका मेन डीमेरिट है। चौथा था क्लस्टर सैम्पलिंग यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं हम, पहले अपने बहुत बड़े यूनिवर्स में से छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लेते हैं। तो देखो, ये अपना यूनिवर्स था बड़ा सा बक्सा, इसके वो छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लिए, हर क्लस्टर में छोटे से, हर क्लस्टर में थोड़े से, हर क्लस्टर में थोड़े से, मतलब क्लस्टर मतलब वही ग्रुप। और फिर कोई भी रैंडमली 2 क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए।
तो हमने दूसरा और पांचवा क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया, तो ये बन गई क्लस्टर सैम्पलिंग। ध्यान रखना क्लस्टर अलग है, स्ट्रेटिफाइड अलग है, ध्यान से उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लस्टर में फ़ायदा ये है कि आप लार्ज सर्वेज को कवर कर सकते हो, लार्ज स्केल सर्वे आसानी से कवर कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए। अब उसके बाद देखो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या थी, यानी कि ये है हमारी जिसमें पर्सनल बायस हो सकता है। ये सब पता है किसके टाइप से, जजमेंटल, कोटा और कन्वीनियंस, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, इसमें तो बायस है ही है। जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब होता है, जो आपको लिखवाया भी था, कि इसमें हम अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं। अब मान लो मुझे सैंपल करने जाना है कहीं, अब मैंने देखा यार दूर कौन जाएगा, पास में एक स्कूल है, यहाँ चला जाता हूँ, तो मतलब मैं अपने जजमेंट से, अपनी मतलब कह सकते हो एक बायस से, पर्पस से डेलिब्रेट सैम्पलिंग कर रहा हूँ। मान लो मैं क्लास में आया और मैंने बोला कि यार एक काम करो, ये मेरा दोस्त है बच्चा, इसको बोला तुम आ जाओ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये तो भाई बाकियों के साथ पार्शैलिटी हो गई, तो हाँ है तो है, मैं बायस कर रहा हूँ। तो बस जजमेंट सैम्पलिंग मतलब मैं अपने हिसाब से सैम्पलिंग करता हूँ, है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया सैम्पलिंग करने का। बाकी इसकी सूटेबिलिटी तब है जब हमारा एरिया मान लो थोड़ा सा स्मॉल है और हमें पायलट सर्वे करना होता है ना। बाकी ये ध्यान रखना, इसका एक मेन मेरिट ये है कि दिस मेथड तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हमारे आइटम्स होमोजीनियस नहीं होते, मतलब कि जब हीट्रोजीनियस हो, जब अलग अलग होते हैं, तब हम बड़े सोच विचार करके सोचते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, इसको पिक करते हैं, क्योंकि हर आइटम अलग है तो फिर हमें सोचना पड़ता है, तो जजमेंट सैम्पलिंग सही है। बाकी डीमेरिट तो पता ही है कि इसमें एक्यूरेसी होगी नहीं और पर्सनल बायस बहुत होगा। अच्छा, छठा होता है कोटा सैम्पलिंग। अब ये आप ज़्यादातर देखते होंगे पॉलिटिकल सर्वेज जो होते हैं उसमें कोटा बेस्ड, जिसको आप कह सकते हो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कुछ अलग अलग क्लस्टर बना दिया है, कुछ भी एक सैम्पलिंग हो रही है कि भाई हम इस पर्टिकुलर एक्स रिलीजन के लोगों का ही कुछ जानना चाहते हैं, तो ये एक कोटा सैम्पलिंग हो गई, है ना। तो इसका फ़ायदा तो खैर यही है कि बस एक्सपेंसिव नहीं है और इससे हम थोड़ा सा रिलाय कर सकते हैं इन सेंस कि उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम जान जाएंगे। लेकिन डीमेरिट ये है कि इसमें भी पर्सनल बायस हो सकता है। सातवां होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया भी था जजमेंट सैम्पलिंग के एग्जांपल के दौरान कि भाई इसमें भी हमारा अपना पर्सनल बायस है। मैं अपनी कन्वीनियंस देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं स्कूल में सर्वे करने जाना है, तो जो सबसे पास का स्कूल था वहाँ पहुँच गया, मैंने सोचा कौन दूर जाए, पास वाले स्कूल में चलते हैं, तो ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग बन गई। तो ये इकोनॉमिकल तो होगी, इसमें एफर्ट कम लगेगा, लेकिन हाँ इसका नुकसान ये है कि इसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं और ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी भी कम होगी, है ना। बाकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वो आप ज़रूर एक बार करके जाना। सैम्पलिंग में हमसे एडवांटेज पूछ सकता है, तो आप सैम्पलिंग के एडवांटेज कहना कि टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा और हम फॉलोअप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। लिमिटेशंस पूछ ले सैम्पलिंग के, तो आप कह देना इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगी, रिजल्ट बायस आ सकते हैं और हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी अगर वो सोर्सेज पूछ ले सेकेंडरी डेटा के, जो मैंने पहले भी बताया था, तो आप पब्लिश्ड सोर्सेज डाल देना, जिसमें सरकार वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस जैसे बॉडीज़ वगैरह हैं, इन सब के डेटा को हम पब्लिश्ड सोर्सेज कह सकते हैं, या अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी आप मेंशन कर सकते हो कि भाई जो अभी तक कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुए। बाकी इसके अलावा अगर सेकेंडरी डेटा का लिमिटेशन पूछे तो इसमें आप कह देना कि भाई इसमें बायस हो सकता है, या फिर ये पुराना हो, बहुत पुराना हो, ये भी एक चांस है, और कई बार इसमें एक्यूरेसी कम रहती है। फिर हमने एक और क्वेश्चन करा था कि सेकेंडरी डेटा को लेने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस देखने चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई प्रिकॉशंस ये हों, क्या डेटा रिलायबल है, क्या डेटा पर्याप्त है, क्या डेटा सही तरीके से कलेक्ट हुआ है, किसने इसको कलेक्ट करा है, ये कुछ क्वेश्चंस हमें देखने चाहिए सेकेंडरी डेटा मतलब लेने से पहले। और आखिरी क्वेश्चंस थे कि भैया सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बता दो, तो वो आप नोट्स में से पढ़ लेना जो मैंने आपको लिखवाए थे। सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली एक हमारी बॉडी है जो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है, सरकार भी इसका डेटा यूज़ करती है अपनी पॉलिसी बनाने में, होम अफेयर्स में या ये सब। और पहला सेंसस इन्होंने करा था जनगणना 1881 में। ये मतलब हमारी इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने करा था। तो आई होप आपको एक क्विक रिकैप मिल गया होगा इस पूरे सैम्पलिंग मतलब कलेक्शन वाले चैप्टर का। इसको अच्छे से अपने नोट से पढ़ के जाना और इसके क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए इन्हीं को याद करके जाना, इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछ लेते। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का रिवीजन, और
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक इतनी पढ़ाई को अच्छे से करके रखना। बाय बाय, टेक केयर।